विलेयता या सोल्युबिलिटी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, ठीक है, तो उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये 100 ml विलयन ले लिया, तो इसमें हम कितना अधिकतम विलेय पदार्थ घोल सकते हैं, ठीक है, कितने ग्राम हम अधिकतम विलेय पदार्थ इसमें घोल सकते हैं, तो उस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को इस विलयन की विलेयता कहेंगे। ठीक है, हमने 100 ml विलयन 100 ml विलायक लिया है, ये विलायक है, 100 ml विलायक लिया है और इसमें विलायक घोलते जा रहे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये विलेय पदार्थ इसमें घुलना बंद कर देगा। तो जब ये विलेय पदार्थ घुलना बंद कर देगा तो वो एक संतृप्त विलयन बन जाएगा। उस स्थिति में हमने इसमें कितना विलेय पदार्थ घोला है, कितने ग्राम विलेय पदार्थ घोला है कि ये संतृप्त विलयन बन जाए, तो वो मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यदि विलेय और विलायक दोनों के मध्य अंतराणुक अनोन्य क्रिया, अंतराणुक अनोन्य क्रिया एक समान होती है, एक जैसी होती है, तो विलेय विलायक में घुल जाता है। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों के मध्य अंतराणुक अनोन्य क्रिया एक समान हो तब विलेय विलायक में घुल जाता है। ठीक है, विलेयता के लिए एक सामान्य नियम है, विलेयता के लिए एक सामान्य नियम भी है। क्या नियम है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। ठीक है, तो यदि विलेय और विलायक दोनों समान होंगे, समान प्रकृति के होंगे, तो वे विलेय होंगे अर्थात घुलेंगे, और यदि वे समान प्रकृति के नहीं होंगे तो वे नहीं घुलेंगे। जैसे विलेय है हमारा, विलेय दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ऐसे ही विलायक भी ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक है, अगर विलेय ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में ही विलेय होगा, यदि विलेय अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय विलायक में ही विलेय होगा। जैसे ध्रुवीय विलायक है H2O और अध्रुवीय विलायक है N-ओक्टेन, N-ओक्टेन। ठीक है, तो कोई भी ध्रुवीय यौगिक होगा, विलेय पदार्थ होगा, वो जल में विलेय होगा, और जो अध्रुवीय यौगिक होगा वो अध्रुवीय विलायकों जैसे N-ओक्टेन में विलेय होगा। जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जैसे NaCl,
ये प्राय जल में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक जैसे NaCl जल में विलय होते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो जल में जब ये घुलते हैं तो NaCl का जल योजन होता है। जल योजन, ठीक है, हाइड्रेशन, जल योजन को बोलते हैं हाइड्रेशन। तो इनका हाइड्रेशन होता है और उस क्रिया में कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है जिसे हाइड्रेशन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से एक ऊर्जा निर्मुक्त होगी, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन ऊर्जा। ये ऊर्जा निर्मुक्त होती है और ये हाइड्रेशन ऊर्जा लैटिस ऊर्जा से अधिक होती है। लैटिस ऊर्जा, ठीक है, ये हाइड्रेशन ऊर्जा क्या है? अधिक। ये तो अधिक है और लैटिस ऊर्जा कम है। हाइड्रेशन ऊर्जा क्या होती है? जब हम किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं तो वहाँ से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो तो है हाइड्रेशन ऊर्जा। और लैटिस ऊर्जा क्या होती है? देखिए, हमने पढ़ा है जो आयनिक यौगिक होते हैं ये क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं और क्रिस्टलों में आयन्स एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं। तो उन आबंधों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे लैटिस ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर जो निर्मुक्त ऊर्जा है वो तो ज़्यादा है ना, और बंध तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कम है। इसलिए ये अधिकतम ऊर्जा इसको तोड़ देती है, इन बंधों को तोड़ देती है, ठीक है, जिससे ये आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने से ये जल में विलय हो जाते हैं, ठीक है। कुछ आयनिक यौगिक हैं जैसे NaGCl, BSO4, ये जल में अविलय होते हैं। जल में अविलय होते हैं। इनके जल में अविलय होने का कारण क्या है कि इनकी हाइड्रेशन ऊर्जा तो कम होती है। हाइड्रेशन ऊर्जा कम होती है लेकिन लैटिस ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। यानी जब इनको जल में घोलेंगे तो निर्मुक्त ऊर्जा तो कम है और लैटिस यानी क्रिस्टल में से इन आयनों को पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो अधिक है, तो वो ऊर्जा इनको उपलब्ध नहीं हो पाती और ये आयनों में नहीं टूट पाते। तो इसी वजह से ये जल में अविलय हैं। दूसरा कारक है विलेयता पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, एक नियम होता है ला-शा-तेलिए का नियम, ठीक है। तो जब हम विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलायक में घोल देते हैं तो एक संतृप्त विलयन बनता है और संतृप्त विलयन में विलेय विलायक और विलयन के मध्य साम्यावस्था रहती है और जहाँ भी साम्यावस्था रहती है वहाँ पर ये इस तरह का एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया चिन्ह, ठीक है। तो देखिए, ये जब विलेय विलायक में घोला जा रहा है तो विलयन बन रहा है। तो विलयन बनने की ये क्रिया दो प्रकार की हो सकती है, एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक और एक ऊष्मा शोषी। एक हो सकती है ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी से मतलब क्या होता है, जब विलेय को विलायक में घोलेंगे तो विलयन बनेगा और उस क्रिया में यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ठीक है, विलयन गर्म हो जाए तो वो क्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। और यदि विलेय विलायक में घोलने पर जब विलयन बनता है तो ऊष्मा का अवशोषण हो अर्थात विलयन ठंडा हो जाए तो उस क्रिया को कहेंगे ऊष्मा शोषी, ठीक है। अब जैसे कुछ विलेय पदार्थ हैं जैसे KNO3, ठीक है, KNO3, NH4Cl आदि, ये पदार्थ ऐसे हैं जब इनको विलायक में घोला जाता है तो ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का
शोषण होता है। तो ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो इस क्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी प्रकार की होगी। तो ये ऊष्मा शोषी प्रकार की होगी। तो ऐसी क्रियाओं में ताप वृद्धि करने पर, यदि क्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, तो इस पर ताप वृद्धि करने पर क्या होगा, साम्य लासातेलिय के नियम अनुसार साम्य अग्र दिशा यानी दाईं ओर विस्थापित होगा, यानी साम्य दाईं तरफ को चलेगा। ऐसे अगर हमारी क्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, और उस पर हम ताप वृद्धि करते हैं, तो ताप वृद्धि करने पर साम्य अग्र दिशा में चलेगा, यानी विलय विलायक में अधिक घुलेगा। ठीक है, तो साम्य अग्र दिशा में जब बाईं ओर चलेगा तो क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अग्र दिशा में चलने का मतलब क्या है, विलय विलायक में घुल रहा है और विलयन बना रहा है। तो ये जब क्रिया अग्र वाली क्रिया बढ़ेगी तो अधिक अधिक विलय पदार्थ विलायक में घुलेगा, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, विलेयता का बढ़ना। तो विलेयता बढ़ेगी। कुछ और पदार्थ हैं जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन पदार्थों को जब विलायक में घोला जाता है तो क्रिया ऊष्मा क्षेपी प्रकार की होती है। यानी इन पदार्थों को जब विलायक में घोला जाता है तो ये ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, तो इसलिए इनकी जो क्रिया होती है वो ऊष्मा क्षेपी प्रकार की होती है। ठीक है, तो ऐसे साम्य पर ताप वृद्धि करने पर, तो यदि हम यहाँ पर ताप वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो साम्य पश्चिम दिशा है ना, पश्चिम दिशा यानी बैकवर्ड, बाईं ओर है ना, ये दाईं साइड है, ये बाईं साइड है, तो बाईं ओर इस तरफ को विस्थापित होगा, बाईं ओर विस्थापित होगा। और साम्य जब बाईं ओर विस्थापित होगा तो क्या होगा, विलयन विलय और विलायक में टूट जाएगा, अर्थात विलय की कम मात्रा ही विलायक में घुल पाएगी, तो इसलिए विलेयता घट जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, विलेयता घटेगी। तो ये विलेयता पर ताप का प्रभाव है। यदि हमारा साम्य ऊष्मा क्षेपी प्रकार का है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, अगर ऊष्मा शोषी प्रकार का है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। जो ठोस पदार्थ जब विलय के रूप में लिए जाते हैं तो ठोस पदार्थों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है, ना के बराबर होता है, यानी जब विलय पदार्थ ठोस होते हैं तो उनकी विलेयता पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है, यानी दाब का कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर विलय पदार्थ गैस हो, अगर विलय पदार्थ गैस होता है तो गैसों की द्रवों में विलेयता पर जो दाब का प्रभाव है वो पड़ता है, और गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को हम हेनरी के नियम से समझते हैं, हेनरी के नियम। तो हेनरी का नियम यहाँ पर हमें पढ़ना होगा, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की
किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलयन की सतह पर पड़ने वाले दाब के, कैसा दाब, आंशिक दाब, दाब कैसा होना चाहिए, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले दाब, कैसा दाब, आंशिक दाब, ये यहाँ पर लिख सकते हैं हम, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, जब विलय पदार्थ गैस होता है तो गैस की द्रव में विलेयता को मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, मोल अंश में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता को मोल अंश में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हेनरी का जो नियम बनेगा वो क्या होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का किसी द्रव में बने विलयन में मोल अंश द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का किसी द्रव में बने विलयन में मोल अंश द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जब हम गैस को द्रव में घोलेंगे तो एक विलयन बनेगा, तो उस विलयन का जो मोल अंश है वो विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होगा, ऐसा कहना चाह रहा है ये। माना मोल अंश को हम काई से प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर काई है, और आंशिक दाब को P से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो तब हेनरी के नियम से हम लिख सकते हैं काई प्रोपोर्शनल P या काई समानुपाती P, या P समानुपाती लिख सकते हैं काई के। ठीक है, या P बराबर KH इंटू काई। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम है। यहाँ KH एक स्थिरांक है और इसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति जिस प्रकार की होगी उसी के अनुसार KH का मान होता है, कम या अधिक। यदि मोल अंश और आंशिक दाब के मध्य एक ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे प्राप्त होती है, ये हम एक ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। x अक्ष पर तो ले लेते हैं मोल अंश लेफ्ट टू राइट बढ़ता हुआ, इधर को बढ़ता हुआ लेफ्ट टू राइट, और y अक्ष पर ले लेते हैं आंशिक दाब।
ये नीचे से ऊपर को बढ़ता हुआ। तो क्या कह रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ऐसे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि मोलन्स बढ़ रहे हैं तो आंशिक दाब भी बढ़ रहा है। देखिए हम इधर को चले तो यहाँ इस पॉइंट पर ये आंशिक दाब है इतना, और यहाँ क्या है, ये वो सॉरी यहाँ मोलन्स है तो यहाँ क्या है, इतना आंशिक दाब है। तो मोलन्स बढ़ के यहाँ आ गया ये, तो आंशिक दाब भी बढ़ गया। तो मोलन्स और आंशिक दाब क्या है, समानुपाती हैं। ठीक है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और सीधी इसकी प्रवणता यानी इसका स्लोप KH के बराबर होता है, हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। तो P बराबर, हेनरी का नियम था P बराबर KH इंटू काई। तो इस KH इंटू काई में यदि KH का मान अधिक है, ठीक है, इसमें अगर KH का मान अधिक है, भाई मैंने कहा था कि जो KH है हेनरी स्थिरांक है, इसका मान ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर ली गई गैस में KH का मान अधिक है तो एक नियत आंशिक दाब पर यदि इसको कांस्टेंट कर लें तो क्या होगा, काई का मान घट जाएगा। ठीक है, तो KH का मान अधिक होने पर क्या होगा, काई क्या है, विलेयता का मान कम होता है। ठीक है, यानी जिन गैसों की KH का मान अधिक होगा उन गैसों की विलेयता का मान कम होगा। ठीक है, ये इससे स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। एक उपयोग है इसका सोडा वाटर तथा शीतल पेय के निर्माण में। ठीक है, सोडा वाटर तथा शीतल पेय के निर्माण में। सोडा वाटर मिलता है मार्केट में, है ना, उसे बनाने में, और शीतल पेय यानी जो गर्मियों में पिए जाने वाले पेप्सी है, कोका कोला है आदि पेय, है ना, जो पेय कहते हैं पिए जाने वाले, है ना, बनाने में। तो सोडा वाटर और शीतल पेय में CO2 गैस मिलाई जाती है ना। जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, तो वो घुली हुई गैस उसमें CO2 होती है। तो CO2 गैस की वहाँ पर विलेयता बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस घोल सकें, तो CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम वहाँ पर, आंशिक दाब में वृद्धि करते हैं। यानी CO2 गैस को घोलने के लिए वहाँ पर दाब लगा करके उसके ढक्कन को बंद करते हैं, और जब ढक्कन खोलते हैं तो उसके दाब में कमी हो जाती है और घुली हुई CO2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। दूसरा उपयोग है इसका गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। गहरे समुद्र में गोताखोर जब जाते हैं तो वे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 गैस का त्याग करते हैं, यानी इसको रिलीज करते हैं। लेकिन जब समुद्र में गहराई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने से क्या होता है, ये गैसें जो हैं इनकी विलेयता, भाई ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन और CO2 की विलेयता बढ़ जाती है। समुद्र में गहराई पर जाने पर क्या होगा, गैसों की विलेयता बढ़ जाएगी। अब ये ज़्यादा विलय होगी तो ये तो अच्छा है, लेकिन CO2 और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा विलय होगी तो ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि CO2 गैस विषैली है। ठीक है, तो इसका तो बाहर निकलना ज़रूरी है, और नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलनी ज़रूरी है। जब इसकी विलेयता बढ़ जाती है तो रुधिर में ये बढ़ जाती है, और जब वापस वो गोताखोर बाहर आता है समुद्र से तो ये घुली हुई नाइट्रोजन
बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। अब इसकी सांद्रता बढ़ गई थी, विलेयता बढ़ गई थी, और ये जब बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है तो ये नसों में अवरोध पैदा करती है। ठीक है, अवरोध, रुकावट पैदा करती है, और इस रुकावट को क्या कहते हैं? बैंड्स। इससे बैंड्स बन जाते हैं वहाँ पर, बैंड्स। ठीक है, और ये बैंड्स जो होते हैं नसों में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं और ये कभी कभी जान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वे हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसलिए गोताखोर जो होते हैं वे हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हीलियम मिश्रित जो ऑक्सीजन होती है ये रक्त में कम विलय होती है, रक्त में कम विलय। तो यानी दाब बढ़ेगा भी तो ये रक्त में कम विलय होगी। ठीक है, और इससे बैंड भी नहीं बनेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है इसका आरोहकों। आरोहकों, आरोहक में होता है जो पर्वत पर चढ़ते हैं तथा अधिक ऊंचाई वाली जगह पर रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, जो आरोहक होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं और जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके लिए भी हेनरी नियम के कुछ उपयोग हैं। अधिक ऊंचाई पर हम जानते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और जब दाब घटेगा, भाई हमने क्या पढ़ा था, काई प्रोपोर्शनल पी या पी प्रोपोर्शनल काई, यानी दाब घटेगा तो विलेयता भी घटेगी। तो जब पर्वतों पर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये रक्त में कम विलय होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की हमें अधिक आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन के कम विलय होने से इसकी सांद्रता घट जाएगी। ठीक है, और जो ऊंचाई पर या आरोहक होते हैं ऐसे लोगों में दुर्बलता या स्पष्टता सोच में कमी आ जाएगी। वो स्पष्ट सोच नहीं पाएंगे, है ना, उनकी स्पष्ट सोच में कमी आ जाएगी। तो एक तो क्या आ जाएगी, उनमें दुर्बलता आ जाएगी, दूसरा स्पष्ट सोच। ठीक है, स्पष्ट सोच नहीं रहेगी उनकी, और इस बीमारी को कहते हैं हम एनोक्सिया। एनोक्सिया, तो ये एनोक्सिया नाम की बीमारी उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आरोहकों को और अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडरों का उपयोग करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी नियम पढ़ा है और हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं। धन्यवाद।